इवन आज हम बात करने वाले हैं आगे की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे आज क्वथनांक से रिलेटेड कहानी में। क्वथनांक मींस बॉइलिंग पॉइंट, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट में आपको अपन समझते हैं। डेफिनेशन बताऊंगा उससे पहले एक चीज समझिए कि आपने कहीं पर जैसे पानी या कोई चीज रखी गर्म होने को, गर्म होने के समय एक ऐसा तापमान आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर वो उबलने लगेगी। क्या होने लगेगी? उबलने लगेगी। तो जिस ताप पर कोई लिक्विड या कोई द्रव उबलने लगता है या बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, तो वो ताप कहलाता है उसका क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इस टेम्परेचर की कहानी होती है कि इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, लिक्विड का वाष्प दाब है, वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो कोई भी द्रव उबलने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं डेफिनेशन के अंदर कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? वह ताप उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। अ टेम्परेचर विच लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर दोनों ही जब इक्वल हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझो। आपने इस कंटेनर में कोई चीज उबलने को रखी, उबलेगी कब? जब यहां से गैस ऊपर निकलने लगेंगी। तो देखो, इधर से वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर की गैस प्रेशर लगा रही है। अब यहां से कोई गैस का पार्टिकल इधर प्रेशर लगा रहा है, अब इधर का एक पार्टिकल आया, जब वो इस पार्टिकल से ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा जब तो बाहर जा पाएगा, और जब कोई लिक्विड से कोई गैस बाहर निकलेगी जब तो उसमें उबलने की प्रक्रिया शुरू होगी, बॉयल होना शुरू होगा, वो यही होगा ना। तो इसलिए आप बोलते हो कि वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब हो जाना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका वेपर प्रेशर हो जाना चाहिए। तो वो कहलाता है आपका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे सिलेबस में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। इसकी पहले पार्ट के अंदर हम इसका डेरिवेशन, डेफिनेशन देखेंगे, सेकेंड पार्ट में इसका देखने वाले हम ग्राफ। ठीक है, तो आपका जो है कि अब आप एक चीज समझना, आपने अब भी पढ़ा है, कोई विलायक ले लिया, मतलब आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया, वो भी कैसा? प्योर, शुद्ध विलायक आपने लिया। ठीक है, यदि आपने शुद्ध विलायक लिया है तो उसका कोई वाष्प दाब निकाला, उसको मैंने आपको निकालना बताया था P0A, जैसे आपने निकाला इसका वाष्प दाब, कुछ भी निकाला, P0A निकाला मान लो, है ना। शुद्ध का तो क्या रहता था? P0A। अब आपने इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो मैंने राउल्ट के नियम में क्या बताया था? राउल्ट के नियम के सेकंड पार्ट के अंदर 2 प्रकार का किया था, जब दोनों लिक्विड होते थे, एक जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट मिलाया जाता था, तो वहां पर, और मैंने आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बताया था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन से हमेशा ज्यादा होता है, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंटेशन के आधार पे यदि आप बात करो तो वो कहलाता है आपका वेपर प्रेशर। मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जब आप वेपर प्रेशर निकालोगे जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, ऐसा सॉल्यूशन इन दोनों से जो बनेगा। ठीक है, फिर से समझ लो, थोड़ा हो सकता है खिचड़ी पक गई हो, कि इन दोनों को मिलाया, विलायक और विलेय को मिलाया तो आपका एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया?
सॉल्यूशन बन गया। तो विलायक और विलेय को जब मिलाओगे तो आपका विलयन बना। तो अवाष्पशील विलेय है तो इससे वाष्प दाब कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये हमने कहानी पढ़ी है। तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो अब देखो वेपर प्रेशर कम होगा का मतलब क्या है कि इसमें जो वेपर बन रही थी, मतलब शुद्ध विलायक के अंदर जो वाष्प बन रही थी वो किसी टेम्परेचर के ऊपर, मान लो 70 डिग्री के ऊपर, मान लो शुद्ध विलायक उबलना शुरू हो गया, उसकी वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर या उससे ज्यादा हो गया। लेकिन आपने क्या किया, उसके अंदर आपने फिर से क्या मिला दिया, एक विलयन बनाया इसका, कौन सा, आवासशील विलेय मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला करके। तो अब इसमें देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो ऐसे समझो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेपर के वो बन रहे थे, क्या वाष्प के अणु बन रहे थे जब इसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा था। तो यहाँ देखो जब 5 अणु, क्योंकि प्योर में इसी के 5 अणु थे, लेकिन यहाँ मान लो सिर्फ 3 अणु बने, 2 अणु कम आ गए क्योंकि 2 काय के थे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के थे, अवाष्पशील विलेय के थे, तो यहाँ पे वाष्प दाब कम हो गया। तो अब इस दोनों की 70 डिग्री सेल्सियस पे ये स्थिति है, अब इसमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर के इसके 5 होंगे। तो मान लो ये 80 देना पड़ा तब इसके 5 बने। तो अब इसका वाष्प दाब में देखो क्वथनांक इसका कम था और इसका क्वथनांक कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है और आवासशील विलेयुक्त विलयन वाले विलयन का, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट का सॉल्वेंट का कम होता है। समझ गए कि आपके जो विलेय है जिसमें मिल गया है विलायक के अंदर, तो उससे क्या बना, विलयन। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो तो कम होता है सेम टेम्परेचर पे, तो इस कारण से क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है उतना ही वाष्प दाब लाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि विलय, ये लाइन टैग लाइन है, लिख के रख लेना, इसको बहुत काम की है, कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन, आवासशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक हमेशा ज्यादा होता है, कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट इन विच प्रेजेंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस आधार पे यदि मैं आपसे बात करूं कि आपने इसको जब गर्म किया था तब इसका टेम्परेचर T1 था और इसको किया तो क्या निकला T2, तो आप क्या कह सकते हो T1 माइनस T2। यहां अंतर कितने का आया, ये मान लो 70 पे उबलना शुरू हुआ था और ये कितने पे उबलना शुरू हुआ 80 का, तो इनमें अंतर कितने का है 10 का। तो यही अंतर कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में कितने की बढ़ोतरी हो गई, 10 की। तो ये कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या कहोगे आप, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के विषय में क्या कहोगे बताओ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के विषय में कहोगे आप कि भाई साहब कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिला करके विलयन बनाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब में इसमें कमी आ गई, जिससे उसको बढ़ाने के लिए उसका ताप भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे बढ़ाने के लिए उसका ताप भी बढ़ाना पड़ता है। तो इन दोनों तापों के बीच का जो अंतर होता है या इन दोनों क्वथनांकों के बीच का जो अंतर होता है वो क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, कि आप कह सकते हो कि भाई साहब कि जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर के एक सॉल्यूशन बनाते हो तो उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसको बढ़ाने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंटों का जो डिफरेंस आता है वो कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल टी। ठीक है, इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन को डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। अब कई बार प्रयोग किए गए, मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये जो है डेल टीवी वो मोलल
के मतलब मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या होता है? समानुपाती। ये प्रयोगों से देखा गया है, तो बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। तो डेल टीवी बराबर के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब आप कह सकते हो इट इज अ कांस्टेंट, एक प्रकार का स्थिरांक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ कंडीशन में यदि मोललिटी 1 ले ली जाए, मतलब मोलल सॉल्यूशन लिया जाए, मैंने बताया था मोलल सॉल्यूशन, मोलल विलयन के लिए आपको डेफिनेशन बताई थी कि जिस विलयन की मोललता एक होती है या इकाई होती है वो मोलल विलयन कहलाता है। जिसकी मोललिटी 1 होती, यूनिट होती है, वो मोलल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो मोलल सॉल्यूशन के लिए m बराबर 1, तो आप कह सकते हो डेल टी वी बराबर के बी। इसलिए आपसे अब कभी कोई पूछे कि के बी की डेफिनेशन क्या है, मोलल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की डेरिवेशन क्या है, तो आपको डेरिवेशन क्या लिखना है कि एट फॉर मोलल सॉल्यूशन, मतलब मोलल विलयन के लिए क्वथनांक में परिवर्तन, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही क्या कहलाता है? आपका स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरांक। आपका कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? मोलल कांस्टेंट के लिए डेल टीवी बराबर के बी होता है ना, यही इसकी डेफिनेशन। मोलल सॉल्यूशन के लिए जो डेल टीवी है, मतलब जो क्वथनांक में उन्नयन है, वही आपका स्थिरांक भी है, वही आपका कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये कहानी इसके लिए थी। अब मैं बात करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो ध्यान रखना कि अणुभार की गणना करो विलेय के इसकी सहायता। जैसे अभी अपन ने राउल्ट के नियम की हेल्प से किया था ना पिछली वीडियो के अंदर, वाष्पदाब में अपेक्षिक अपनमन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के हेल्प से किया था, अब इसके हेल्प से करेंगे। तो इसमें हम जानते हैं वी नो दैट डेल टीवी बराबर के बी एम, ये तो हम जानते हैं, अब भी बताया था मैंने। तो एम मोललिटी है, तो मोललिटी बराबर हम मान लें डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ए, जहां डब्ल्यू ए क्या है? ए के लिए मैंने विलायक लिया था, तो आप कह सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, कि विलायक की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। आप कह सकते हो विलेय की ग्राम में मात्रा। और एम डब्ल्यू क्या है? एम डब्ल्यू को आप कह सकते हो विलेय की ग्राम में मात्रा, कह सकते हो मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपका इसका अणुभार, विलेय का अणुभार। तो एम की वैल्यू रख दो, तो डेल टी वी बराबर क्या हो जाएगा? के वी इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 बटे एम डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू ए। आपको निकालना किसका? इसका अणुभार। तो आप लिख सकते हो एम डब्ल्यू, इसको एम डब्ल्यू भी ले सकते हो, एम बी भी ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एम बी भी ले सकते हो, एम डब्ल्यू भी ले सकते हो, जो भी लेना है बी ले लो। चलो, वहां भी बी लिया था, यहां भी बी ले लो। बी इसको इधर लिया, बी बराबर के वी इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 बट्टे ये इधर आ जाएगा डेल टी वी इंटू डब्ल्यू है। दैट इज अ डेरिवेशन। बेटा ये डेरिवेशन आती है परीक्षा के अंदर, सब आईएमपी डेरिवेशन है ये, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, ग्राफ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।